नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के जे सिविल पाठशाला। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। तो आज मेनली जो एडिटोरियल में फोकस किया गया है वो टीबी के ऊपर फोकस किया गया है। टीबी डे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। कैसे करके टीबी के पेशेंट की केयर करना है, कैसे करके हम टीबी की बीमारी से बच सकते हैं, गोली दवाई कैसे लेना है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टाइम टाइम में टेस्ट करवाना है। इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इसी चीज़ पर फोकस करते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए आज के ज़्यादातर जो एडिटोरियल हैं टीबी की बीमारी से कैसे करके बचा जा सके इसके ऊपर लिखे गए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 24 मार्च को हर साल हम टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए आज आप देखेंगे जितने भी एडिटोरियल रहे थे आज के, सब में टीबी से रिलेटेड ही मुद्दे उठाए गए हैं। पहला जो आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल कहता है कि यदि हमें टीबी के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है तो इसके लिए पर्सन सेंटर्ड सॉल्यूशन हमको लेके आना है। व्यक्ति पर आधारित हमारे सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। अब हमें जो 250 शब्दों में आंसर लिखना है वो यही सब मुद्दों के ऊपर लिखना है। 250 शब्दों में आपको समरी लिखना है। इवन दाउ वर्ल्ड टीबी डे हैज़ पास्ड, रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट एंड कम्युनिटीज मस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिसीज एलिमिनेशन। देखिए, सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई जो टीबी के पेशेंट हैं उनकी ज़रूरत क्या है, पेशेंट के इंटरेस्ट क्या है। समुदाय एंड कम्युनिटीज मस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिसीज एलिमिनेशन। यदि हमें टीबी की बीमारी को कम करना है तो समुदाय को बेस बना करके हमको चलना पड़ेगा। हमें टीबी के पेशेंट की ज़रूरत समझना है कि वो क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, तब जा कर के हम टीबी की बीमारी से निपट सकते हैं। हमें लगता ज़रूर है कि टीबी का इलाज बेहतर आज के समय में संभव हो पा रहा है, लेकिन देखा जाए ना तो आज भी प्रत्येक पर्सन जो कि सस्पेक्टेड है टीबी का, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं। किसी को टीबी है कि नहीं है उसको पता ही नहीं चलता है और बेचारा ऐसे ही टीबी की बीमारी लेकर के ख़त्म हो जाता है और दूसरे लोगों को भी फैला देता है। तो एक्सेस टू एफिशिएंट एंड हाई क्वालिटी केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट, तीन चीज़ें बहुत भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं यदि हमें टीबी की बीमारी से लड़ाई लड़ना है। तो वो है हाई क्वालिटी केयर। पेशेंट की केयर यदि अच्छे से नहीं होगी तो वो पेशेंट लेट ठीक होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ठीक होते होने में उसको उसकी ज़िंदगी गुजर जाए। तो हाई क्वालिटी की केयर चाहिए लोगों को। साथ ही साथ में डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमें सबसे पहले तो उसकी पहचान करना है कि हमें ये रोग है कि नहीं है। तो इसीलिए इसका जो डायग्नोसिस है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। सरकार को उसका इलाज भी करना है, साथ ही साथ में सपोर्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही कि आप महंगा महंगा इलाज करा लो और कोई सपोर्ट ही ना दे, तो ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। सेकंड नंबर पे आज के समय में आप देखिए, इंडिया अभी भी ग्रसित है बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ में, जिसके चलते चलते हम टीबी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें अर्जेंट में अभी की जो कंडीशन है उससे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें जाने की ज़रूरत है। एंड ऐसे लोग जो कि इससे ग्रसित हैं, इससे अफेक्टेड हैं, उनसे आप लाइव्ड एक्सपीरियंस लीजिए, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए एंड जो एंशियंट डिसीज़ है इसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है।
साथ ही साथ में आज के समय में ज़रूरत है कि पेशेंट की क्या नीड्स है, पेशेंट का क्या इंटरेस्ट है। साथ ही साथ में कम्युनिटीज़ मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड विद इन द करियर पैराडिगम एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो पेशेंट और लोगों का समुदाय, इनके ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। This principle, echoed by survivor communities, health expert, policymaker, underscore the need for a person-centered approach to TB care and management। इसलिए ये जो प्रिंसिपल है, जो कि सब बोल रहे हैं, कौन लोग बोल रहे हैं, सर्वाइवर बोल रहे हैं, कमिटीज़ बोल रही है, हेल्थ एक्सपर्ट बोल रहे हैं, पॉलिसी मेकर है, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो टीबी सेंटर्ड पर्सन सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए टीबी केयर मैनेजमेंट, टीबी केयर को लेकर के एंड मैनेजमेंट को लेकर के। अब यहाँ पर हमें लाइव एक्सपीरियंस को समझने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर का कहना है। देखिए, पहला पॉइंट जो यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। क्योंकि टीबी की बीमारी होती है तो आदमी एकदम सूख जाता है, शरीर में एनर्जी नहीं रह जाती है, इसलिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे, द ग्रोइंग फोकस ऑन पेशेंट सपोर्ट एड्रेसिंग स्टिग्मा एंड जेंडर्ड एस्पेक्ट ऑफ टीबी हैज़ आल्सो बीन इम्पोर्टेंट। दूसरे नंबर की बात यह है, यदि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो जाती है तो उसके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो इस चीज़ को भी हमें कम करना है। इसके साथ में यदि पेशेंट चलेगा तो उसके मन में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और वो फिर ठीक होने वाला नहीं है। अभी तक हम जो कुछ भी किए हैं क्या वो पर्याप्त है? नहीं है, तो फिर हमें और क्या करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हाई क्वालिटी पर्सन सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करें, तो हमें जो गैप बन रहा है पॉलिसी इंटेंट एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़, हम पॉलिसी लेकर के आए हैं और ग्राउंड रियलिटी में लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो जो गैप बन रहा है उसको भरने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर का कहना है। एग्जाम्पल के तौर पर, इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज टारगेटेड इंटरवेंशन एम्ड एट इम्प्रूविंग एंड एक्सपांडिंग एक्सेस टू टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया को ज़रूरत है कि हमें प्राथमिकता तय करना है टारगेटेड इंटरवेंशन को, जिसके चलते चलते हम इम्प्रूव कर सकें, एक्सपांड कर सकें टीबी डायग्नोसिस एक्सेस को एंड ट्रीटमेंट को। प्रत्येक व्यक्ति तक टीबी डायग्नोसिस होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को टीबी की बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करके हम अवेलेबल करा सकते हैं, ये हाई क्वालिटी पर्सन सेंटर्ड केयर के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा हमें एक्सपांड करना है रीच ऑफ टीबी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को। लोगों को पता ही नहीं है कि टीबी की जांच कहाँ पर होती है, तो लोगों तक हम कैसे करके टेस्टिंग सेंटर को पहुंचा सकते हैं, पार्टिकुलरली रूरल एंड अनडिजर्व्ड एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगल वाले एरिया में, पहाड़ी वाले एरिया में, ऐसे एरिया में जहां लोगों की जनसंख्या कम है, ठीक है, और जिनको कोई इलाज नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों तक सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना है। चौथे नंबर में जो हमें काम करना है वो फ्री, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एश्योर्ड टीबी ड्रग्स। गोली दवाई लोग खरीद नहीं पाते हैं, बहुत महंगी महंगी आती हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो फ्री में या फिर कम कीमत में और क्वालिटी वाली टीबी ड्रग्स अवेलेबल कराए। अगली बात आ जाती है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग को लेकर के, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हो जाती है ना वो होता है मॉलिक्यूलर टेस्ट टीबी की बीमारी की टेस्टिंग के लिए। एंड लेस देन ए क्वार्टर ऑफ सिम्टोमेटिक पेशेंट आर गेटिंग दैट एज देयर फर्स्ट टेस्ट। आज के समय में ऐसा हो गया है कि बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो कि टीबी का टेस्ट कराते। हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई थी ड्रग एंड डायग्नोस्टिक स्टॉक आउट्स की, ये भी काफ़ी ट्रबलिंग वाली है एंड अनएक्सेप्टेबल है। टीबी की गोली दवाई ख़त्म हो जा रही हैं ऐसी रिपोर्ट आई थी, तो ये जो रिपोर्ट है अनएक्सेप्टेबल है और लोगों को दुखी करने वाली है।
अब हम बात करते हैं कि पेशेंट की जो केयर करी जाती है, जो टीबी का पेशेंट रहता है, उसमें हम और कैसे करके सुधार ला सकते हैं। मेक केयर मोर ह्यूमन। पहले नंबर में हमें क्या करना है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव केयर बिकेम क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट। जब भी हम किसी पेशेंट की केयर की बात करते हैं तो हेल्थ सपोर्ट और जेंडर रिस्पॉन्सिव केयर काफ़ी क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कुछ कुछ एफर्ट्स हैं जहाँ पर हमें लगाने की ज़रूरत है, जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड टीबी केयर मॉडल हमें लेकर के आना है, और इसके बाद जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं उनको कैसे करके हम सपोर्ट दे सकते हैं कि आप जो है डिलीवर करिए कम्प्रहेंसिव केयर। मतलब जो पेशेंट की केयर करने वाली नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि टीबी के पेशेंट को कैसे करके देखभाल करना है। वहीं जो टीबी के पेशेंट रहते हैं उनके मन में स्टिग्मा रहता है, साथ ही साथ में वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, मेंटल स्ट्रेस को फेस करते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसके लिए बोला जाता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके जो फीलिंग्स है, नेगेटिव है, स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, मेंटल स्ट्रेस है, उन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुँच हो। इसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो लोग भी इस चीज़ को समझें। और आगे बताया जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन टीबी वर्कर हैं उन लोगों को सपोर्ट करके भी हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। और कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कि जो सप्लाई चेन है, पार्टिकुलरली मेडिसिन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, ये जो सप्लाई चेन की व्यवस्था है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो ड्रग्स होते हैं टीबी के, इनकी कभी कमी ना जाए। साथ ही साथ में टीबी की जो सर्विसेज हैं उसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी स्कीम केंद्र सरकार ही लागू करे या फिर निचले लेवल पर कोई पावर ही ना रहे, ग्राम पंचायत को, जिला लेवल को, जनपद पंचायत लेवल पर। तो चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है टीबी सर्विसेज को। अगला जो कदम उठाया जा सकता है, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, गांव के जो लोकल लोग हैं, हमें उनको ही एम्पावर करने की ज़रूरत है। इसी के माध्यम से टीबी पेशेंट के मन में जो चीज़ बैठ गई है, दिमाग में बैठ गई है कि मैं लोगों से अलग हूँ, लोग मेरे से दूर दूर भागते हैं क्योंकि मैं टीबी का मरीज़ हूँ, माइंड में जो चीज़ सेट हो गई है उसको हम हटा सकें। हालांकि देखिए, टीबी की जो बीमारी रहती है ना, वो किसी भी क्लास के लोगों को ना टीबी की बीमारी देखती है क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक संगठन, कुछ भी टीबी की बीमारी नहीं देखती है। ठीक है, वो तो जिसको होना है वो बीमारी फिर होके ही रहती है। लेकिन ज़्यादातर जो केस ऐसे हमको देखने को मिले हैं कि ये जो बीमारी है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, सोसाइटी को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। बच्चे टीबी से ज़्यादा ग्रसित है, अर्बन पुअर ज़्यादा ग्रसित हैं, जो प्रिजनर्स हैं एंड ऐसे पीपल जिनको एचआईवी या फिर एड्स हुआ है, वो लोग टीबी की बीमारी से ज़्यादा ग्रसित पाए गए हैं। टीबी न केवल हमारे हेल्थ को प्रभावित कर रही है, साथ ही साथ इंडिया की जो इकोनॉमिक लॉस है उसको भी प्रभावित करती है। हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसका भी लॉस कैसे करके होता है, क्योंकि इंडिया को काफ़ी सारा पैसा खर्चा करना पड़ जाता है इन प्रोग्राम में। इसलिए यदि हम पहले से ही खर्च करना चालू कर दें तो काफ़ी कुछ जो होने वाला नुकसान है ना, उसको हम रोक सकते हैं। आगे कैसे करके हम सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट को एड्रेस कर सकते हैं। टीबी के जो सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम कैसे करके एड्रेस करेंगे, सॉल्यूशन निकाल करके लेके आएंगे। मतलब टीबी की बीमारी से जो समाज पिछड़ रहा है, हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है, उसको कैसे करके एड्रेस किया जा सकता है। पहले नंबर की बात यह है,
हमें मल्टी सेक्टरल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। मतलब हमें ये नहीं कि खाली बीमारी का इलाज करना है, गोली दवाई देना है, केयर करना है, कुछ और चीज़ें भी करके हम टीबी की बीमारी का जो असर है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले गरीबी को कम करना है, इनडायरेक्ट तौर पर टीबी से हम लड़ाई यदि लड़ना चाहते हैं तो। सेकेंड नंबर पर लोगों तक पोषण पहुंचाना है। वेल वेंटिलेटेड हाउसिंग होना चाहिए, बेटर एयर क्वालिटी होना चाहिए। साथ ही साथ में हाल फिलहाल में जो रिसेंट रिसर्च आई है उसमें ये पता चला है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यदि अच्छा देते हैं हम टीबी के मरीज को, तो टीबी की जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होती है। फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लिवरेज करने की ज़रूरत है। इसी के माध्यम से हम टीबी केयर के जो एफर्ट्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। हमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन लेकर के आना है टीबी की जांच के लिए, टीबी की निदान के लिए। इस प्रकार से सर्विलांस यदि हम कर रहे हैं, ये चीज़ क्रांति पैदा कर सकती है टीबी केयर में, एंड इज़ डिलीवर्ड एंड एक्सेस्ड इन द कंट्री। अगला जो कदम उठाने की ज़रूरत है, सरकार को वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद द पैथ टू टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया रिक्वायर ए कंसर्टेड एफोर्ट टू प्रायोरिटाइज। टीबी एलिमिनेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों को प्राथमिकता के तौर पर निपटाने की ज़रूरत है, जैसे कि पर्सन सेंटर्ड केयर देना है, सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ जो हेल्थ है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इनोवेशन में ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। इसके बाद होलिस्टिक एंड पर्सन सेंटर्ड अप्रोच अपनाइए, एंड इंडिया कैन ओवरकम द बैरियर दैट स्टैंड इन द वे ऑफ टीबी कंट्रोल। इससे टीबी की बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए जो भी बैरियर सामने आ रहे हैं उससे हम निपट सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल है ये भी टीबी की बीमारी से ही रिलेटेड है। इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि सबसे पहले तो हमें टीबी की बीमारी की पहचान करने की ज़रूरत है। जब तक हम टीबी की बीमारी की पहचान नहीं कर पाएंगे, हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन व्यक्ति को टीबी है, किसको टीबी नहीं है, तो हम उसका इलाज कभी भी नहीं कर पाएंगे। हम टीबी को बड़े पैमाने पर डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे करके? ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, उसमें हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर की बात, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करके भी हम टीबी की बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो टीबी की बीमारी में आप देख सकते हैं ये जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये प्रभावित होते हैं। इन्फेक्टेड लंग एक प्रकार से दिखाई देते हैं, और जो बैक्टीरिया इसको प्रभावित करता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यदि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो गई है तो जो प्रारंभिक लक्षण सामने आता है वो ये है कि खांसी के साथ में खून आना चालू हो जाता है। वर्ल्ड लेवल पर, साथ ही साथ में इंडिया के लेवल पर भी कुछ घोषणाएं करी गई हैं ताकि हम टीबी की बीमारी से निजात पा सकें। जैसे कि टीबी की बीमारी को 2030 तक ख़त्म करना है, ये टारगेट रखा गया है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत। इसके बाद लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया काम कर रहा है कि जो 2030 का टारगेट है यूनाइटेड नेशंस का, उसको हम 5 साल पहले ही पूरा कर लें। मतलब 2025 तक हम टीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ऐसा सरकार का प्रयास रहा है। लेकिन सरकार ने ये घोषणा करी है, फिर भी हम अभी किस कंडीशन में हैं इसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है। फैक्ट वाली बात यह है, नवंबर 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो इंडिया की सक्सेस है वो 2 मेजर फ्रंट्स में हमको देखने को मिली है। इन रिड्यूसिंग टीबी इंसिडेंस बाय 16% फ्रॉम 2015 से 2022। जैसे कि कुछ ऐसा लगा है कि नहीं, टीबी के एलिमिनेशन में भारत ने अच्छा काम किया है। वो कैसे किया है?
2015 से 2022 तक हमने टीबी के जो इंसिडेंट है उसको 16% तक कम कर दिए हैं, एंड इन रिड्यूसिंग टीबी मोर्टेलिटी बाई 18% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। साथ ही साथ उसी टाइम पीरियड में टीबी से होने वाली मौतों में 18% की गिरावट हम लेकर के आए हैं। अब वीकेस्ट एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, फिर भी डॉक्टर मधुकर पाई, डॉक्टर पुनीत कीर्तिवान एंड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इन्होंने पॉइंट आउट किया है ट्रांसफॉर्मिंग ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस। नेचर पत्रिका में इस आर्टिकल से इन्होंने कुछ रिसर्च लिखा है जिसमें बोला जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर यदि हम डायग्नोसिस की बात करें टीबी की बीमारी की, तो ये वीकेस्ट एस्पेक्ट माना जाता है टीबी केयर का। WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट आई थी सन 2023 में, जिसमें बोला गया था कि 7.5 मिलियन पेशेंट टीबी की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं सन 2022 में, एंड उसमें से 3.1 मिलियन व्यक्ति ऐसे हैं हु प्रोबेबली फेल इल विथ टीबी बट वर नॉट डायग्नोज्ड एंड रिपोर्टेड टू नेशनल टीबी प्रोग्राम। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जो कि बीमार पड़े हैं लेकिन इनकी जांच ही नहीं हुई है कि इनको टीबी की बीमारी है कि नहीं है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब तक हम टीबी का पता ना लगा लें तब तक हम टीबी की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक हम टीबी का अंत नहीं कर सकते। तो बात आ जाती है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम टीबी की बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो पहले नंबर की बात यह है, हमारे पास में नई नई टेक्नोलॉजी होना चाहिए। हमारे पास में ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है उसको हमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, लिवरेज करने की ज़रूरत है। सेकेंड नंबर, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्क्रीनिंग पेशेंट, मरीजों की टाइम टाइम पर स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए। इंडिया रेगुलर तरीके से कंडक्ट करता है एक्टिव केस फाइंडिंग ड्राइव अक्रॉस कंट्री में, ताकि टीबी के पेशेंट का पता लगाया जा सके। तीसरे नंबर में, हम जो भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर अपना रहे हैं उसको एक बार फिर से पलट करके आप देखिए। लैंसेट स्टडी, इसके साथ ही साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला है कि वाइल स्क्रीनिंग पीपल फॉर सिम्टम इज़ गुड, इट इज़ नॉट सब्सटेंसिव। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने स्क्रीनिंग करे हैं लोगों की और लक्षण अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कोई ठोस सबूत हमारे पास में, ये कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता है हमारे सामने। कई कई केस ऐसे आ रहे हैं कि टीबी के कोई लक्षण नहीं है फिर भी टीबी की बीमारी है, ऐसा भी हो जाता है। और फिर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इसका ट्रांसमिशन संभव हो जाता है। चौथे नंबर में बोला जा रहा है जो एक्सरे इमेजिंग है, ये एक क्विक एंड एफिशिएंट तरीका है इस प्रकार के मरीजों का यदि हमें पता लगाना है। नाउ वी नॉट ओनली हैव पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस, आज के समय में ऐसा हो गया है कि हमारे पास में हाथ में पकड़ने वाले डिवाइस आ चुके हैं, बट आल्सो सॉफ्टवेयर ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कैन रीड डिजिटल एक्सरे इमेजेस एंड डिटेक्ट पॉसिबल टीबी विथ ए हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। आज का समय ऐसा हो गया है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, हाथ से पकड़ने वाली मशीन आ गई हैं, भारी भरकम मशीनों की हमें ज़रूरत नहीं है, एआई का यूज़ होने लगा है, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि डिजिटल एक्सरे इमेज को रीड कर सकते हैं। हालांकि जो एक्सरे मेथड है ये काफ़ी अच्छा स्क्रीनिंग टूल माना जाता है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिटेक्ट टीबी बैक्टीरिया इन द पेशेंट विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। इसमें आप देखेंगे कि टीबी की बीमारी का अच्छे तरीके से यहाँ पर पता लगाया जा रहा है। पाँचवें नंबर में हम जो मेथड इस्तेमाल में लाएंगे वो है एज ओल्ड स्पूटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट एंड न्यूअर मॉलिक्यूलर टेस्ट। दो प्रकार के टेस्ट यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे, जो सलाइवा होता है, थूक होता है, उसके माध्यम से टेस्ट की जाती है, एंड एक होता है
न्यूअर मॉलिक्यूलर टेस्ट। तो जो ओल्ड एज स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको एड्रेस किया जा सकता है कुछ नई नई मॉलिक्यूलर टेस्ट के माध्यम से, जो कि काफ़ी रैपिड, एक्यूरेट एंड इवन डिटेक्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रग्स। ड्रग्स के अगेंस्ट में भी यदि कोई रेजिस्टेंस है तो उस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट के माध्यम से। हालांकि देखा जाए तो इंडिया ने भी जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कैपेसिटी है उसको सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ाया है। NAAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट मशीन, न्यूक्लियर टेस्ट किससे होता है? नेट मशीन से। तो हमारे देश में पहले 651 हुआ करती थी, इनकी संख्या बढ़कर के आज के समय में 5000 हो गई है 2022 तक। अब इतनी सारी मेथड जिसके माध्यम से हम टीबी की बीमारी का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये भी जो है हर मेथड उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। इसमें से कुछ कुछ मेथड ही ऐसी है जो कि सबसे बेहतर मानी जाती है। इस प्रकार का जो टेस्ट होता है काफ़ी हाई कॉस्ट वाला है एंड एक्सेसिबिलिटी को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये सारे टेस्ट उतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। हालांकि जो स्पुटम कलेक्शन है एंड टेस्टिंग है उससे कहीं बेहतर समझ में आती है कौन सी? मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। इट मे नॉट बी ईजी फॉर एवरीवन स्पेशली यंग चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस स्पुटम। एंड जहाँ कहीं पर भी थूक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पर बच्चों को थोड़ी दिक्कत जाती है। अगला, सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, स्पेशली रिमोट एंड हिली डिस्ट्रिक्ट में, ये भी एक चैलेंज की तरह काम करता है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान when an alternative to nasopharyngeal swab was introduced in the form of simpler nasal swab, saliva and self collection, the testing coverage greatly increased। इसके बाद बोला जा रहा है कोविड-19 में हम थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज किए थे। अप्रोच को चेंज किए तो हमको रिजल्ट भी बेहतर मिला। मतलब यदि हम सोचें कि एक ही तरीके से टेस्ट करें, दूसरे कोई मेथड के ऊपर नहीं जाएं, तो उससे फिर हमारा जो रिजल्ट है वो उतना ज़्यादा बेहतर नहीं आता है। कुछ और भी कलेक्शन की टेक्निक है जैसे कि टोंग स्वैब, जो कि गेम चेंजर हो सकता है। हेयर द सैंपल इज एक्सट्रैक्टेड बाय सिंपली रबिंग द स्वैब इन द ओरल कैविटी। हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसमें स्वैब को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। सेकेंड नंबर में जो PCR मशीन्स रहती हैं विच सर्व्ड एज वेल एज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, these are already fitted with the right diagnostic technology and can get to the last mile across the country efficiently। जैसे कि PCR का यूज़ हम किए थे कोविड-19 में जांच पता करने के लिए, ठीक इसी प्रकार का इस्तेमाल हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट है वो है लैम टेस्ट। इसके माध्यम से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं जनरल पॉपुलेशन में टीबी की बीमारी को, एंड ये काफ़ी रैपिड तरीके से होने वाला टेस्ट है। आसानी से आप इस टेस्ट को करा सकते हैं एंड इट कैन हेल्प इन स्क्रीनिंग फॉर बोथ पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। लंग्स के अलावा कहीं पर भी यदि टीबी की बीमारी हो रही है तो उसका भी यहाँ से हम पता लगा सकते हैं LAM टेस्ट के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 से रिलेटेड, शॉर्टकट में इसको MAPA एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से जो मैरीटाइम पायरेसी हो रही है इंडिया में, समुद्री डकैत जो हो रही है, लूटपाट हो रही है, तस्करी हो रही है, इसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया था। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है इंडिया के लिए, जिसके माध्यम से हमने कुछ जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अनक्लोज के अंतर्गत कुछ नियम कानून का हमें पालन करना था, तो उस चीज़ों में हम एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ पाए हैं। इससे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है हमारी थोड़ी और भी ज़्यादा मजबूत होती है। MAPA के अंतर्गत पायरेसी को डिफाइन किया गया है, जैसे कि
कोई भी इलीगल एक्ट ऑफ वायलेंस, डिटेंशन, डिस्ट्रक्शन कमिटेड अगेंस्ट ए शिप, जहाज कहीं जा रहा है, उड़ा दिए, उसको जब्त कर लिए, वहाँ पर कोई प्रकार का वायलेंस हो रहा है, तो इसमें शिप शामिल है, एयरक्राफ्ट शामिल है, पर्सन और प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट पर्पज से यदि आप ऐसे सब काम करते हैं तो वो पायरेसी के अंतर्गत आ जाता है। इसमें न केवल लोग शामिल हैं, इसमें क्रू के साथ में भी यदि लूटपाट होती है, पैसेंजर के साथ में लूटपाट होती है, किसी प्राइवेट शिप के साथ में भी, एयरक्राफ्ट के भी साथ में, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? पायरेसी के अंतर्गत आ जाती हैं। साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि ये जो कानून है, ऑल पार्ट ऑफ द सी एडजेसेंट टू एंड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि 2200 नॉटिकल मील से भी ज़्यादा है, ऊपर वाला एरिया है, दूरी वाला एरिया है, वहाँ पर भी इसको बोला जा रहा है कि ये लागू, जैसे कि ये इंडिया की सीमा है, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी यदि कहीं पर लूटपाट हो रही है इससे जुड़े हुए एरिया में, तो यहाँ पर भी ये नियम कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद हाल फिलहाल में इंडिया की तरफ से जो मून पर, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, तो उस जगह को जो नाम दिया गया था स्टेशियो शिव शक्ति, इसको इंटरनेशनल तौर पर रिकॉग्निशन मिल गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की वर्किंग ग्रुप, जो कि प्लेनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, इसने अप्रूवल दे दिया है स्टेशियो शिव शक्ति को फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3S विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर ने जिस जगह पर लैंडिंग करी थी उस जगह का नाम अब पड़ गया है शिव शक्ति स्टेशन। और ये जो अप्रूवल है ये दिया गया था 19 मार्च को। तो जो प्लेनेटरी नोमेनक्लेचर होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल नोमेनकल्चर is used to uniquely identify a feature on the surface of a planet or satellite so that it can be easily located, described and discussed। ऐसे नाम हम इसलिए रखते हैं ताकि उस जगह की हमें आसानी से पहचान हो सके, आसानी से हम उसको डिस्क्राइब कर सकें, उसकी लोकेशन का हम पता लगा सकें।